हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेसन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स का। यहाँ पे हम बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो आप बने रहना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेसन को कई बुक्स में लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, फिर कई मॉड्यूल्स में, मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोला जाता है, सेंटर ऑफ मास, देन लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ऐसे नामों से इसे बुलाया जाता है, लेकिन सबसे मुझे बढ़िया नाम यही लगता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इसका, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल नाम है। क्योंकि लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास वगैरह, ये तो इसके एक पार्ट है। ये लेसन उस पर पूरा बेस्ड नहीं है, वो उसके पार्ट है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो उनके मेन पार्ट है, बट ठीक है, नाम पे उतनी बात हमें नहीं करनी है, हमें कॉन्सेप्ट पे आना है। तो पहला जो इसमें हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। तो सेंटर ऑफ मास पे हम पहले सेंटर ऑफ मास की बेसिक थ्योरी जान लेते हैं कि हाँ, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास मतलब चीज़ क्या है। कोई मिसकंसेप्शन अगर आप अभी भी लेके बैठे हो कि ऐसे मैंने पेन पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा, बीच में मैं जहाँ पे भी हाथ रखूँगा और वहाँ पे पेन बैलेंस हो जाए, वो सेंटर ऑफ मास है। तो वो एक बार के लिए पेन के लिए ठीक है, लेकिन दूसरी अगर अलग चीज़ के लिए आपको बोल दिया जाए तो आप वहाँ पे थोड़ा मतलब गलती कर दोगे। तो ठीक है, नहीं पता तो अभी हम तो डिस्कस करने ही वाले हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम या बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम मान सकते हैं कि उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे एक एटम ले सकते हो। एटम का हम बचपन से ही जानते हैं, मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, पूरा उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास क्योंकि नेग्लिजिबल होता है, उसका जो मास होता है वो पूरा न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हुआ, उसके न्यूक्लियस में हुआ। तो वैसे ही जैसे आपने पेन वेन देखा होगा, पेन आप जहाँ पे किसी जगह पे ऐसे उंगली रखोगे तो पेन बैलेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे मैंने उंगली रखा तो ये पेन बैलेंस हो गया। मतलब उस जगह पे क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। तो उसका मास सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे होगा? यहाँ पे अगर मैं इसे पकड़ूँ तो ये बैलेंस नहीं होगा, लेकिन जब मैंने इसे इधर पकड़ा बीच में कहीं पे, तो ये बैलेंस हो जा रहा है। तो ऐसे आप कह सकते हो एक तरीके से थ्योरी टाइप में। बट अगर इसकी हम एकदम परफेक्ट डेफिनेशन देखें तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज़ अ पॉइंट इट इज़ अ पॉइंट वेयर mass of a system or a single body, मतलब सिस्टम के लिए भी और किसी सिंगल बॉडी के लिए भी, इट इज़ अ पॉइंट वेयर मास ऑफ अ सिस्टम और अ सिंगल बॉडी कैन बी assumed to be concentrated। मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे किसी भी सिस्टम के लिए, सिस्टम ऑफ बॉडीज़ मतलब 2-3 बॉडीज़ हैं या कोई एक अकेली भी बॉडी है, तो उसका मास हम मान सकते हैं कि उस जगह पे कॉन्सेंट्रेटर होगा। तो उसी पोजीशन को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा होगा। अब हम सेंटर ऑफ मास पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। तो वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और उसे अच्छे से एनालाइज भी करते हैं, जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो पहला तो पॉइंट है कि वो सेंटर ऑफ मास जो हम पोजीशन बोलते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकता है और वो रियल भी हो सकता है। रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। हो सकता है कि वो असली में जिस बॉडी के लिए हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं उस बॉडी पे ही लाई करता हो, और हो सकता है वो उसके बाहर किसी फ्री स्पेस में लाई करता हो। या ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 किसी बॉडीज़ के लिए वो सेंटर ऑफ मास किसी और ही अलग बॉडी पे लाई करता हो, अगर हम उसे इग्नोर करके दूसरों का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो तब। तो इट कैन आइदर बी इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी भी हो सकता है या रियल भी हो सकता है। असली हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये असली में ही बॉडी पे लाई कर रहा हो। जैसे अगर मान लो कि ये कोई 2 पार्टिकल्स हैं,
इन दोनों का, और यहाँ पे एक कोई ऐसे करके बॉडी है। मान लो कि इन दोनों पार्टिकल्स का हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं और वो कहीं यहाँ पे इनके बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे दोनों का मास सेम है तो बीच में कहीं लाई करता होगा, ये आपको अंदाज़ा हो गई। तो वो किसी और बॉडी पे, ये कोई और बॉडी है, इसे हमने कंसिडर नहीं किया सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, क्योंकि हमें इन दोनों का चाहिए था, ना कि तीनों का। तो दोनों का जब सेंटर ऑफ मास निकाला तो वो किसी और ही बॉडी पे लाई कर गया। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि ये सेंटर ऑफ मास एक तरीके से मतलब अगर कोई कंटिन्यूस यूनिफॉर्म बॉडी है, कोई सिंगल बॉडी है, तो उसके लिए तो एक तरीके से ये प्रैक्टिकल है, मतलब असली में है कि आप देख सकते हो खुद भी, मतलब प्रैक्टिकली देख सकते हो कि उसका मास उस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ये बैलेंस हो जाता है। लेकिन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जहाँ पे 2-3 ऐसे बॉडीज़ हैं, उनके लिए ये एक रियल पॉइंट नहीं है। ये एक बस हम अपने कैलकुलेशंस के लिए, हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो अराइज होते हैं मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को हैंडल करते वक्त, तो उनको हम सॉल्व करने के लिए ऐसे सिस्टम हमने बना रखा है, जो कि यूज़फुल भी है। इससे हमारे प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऐसा हो नहीं सकता, कि हो सकता है ये कि रियल ना हो, इमेजिनरी हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके का जुगाड़ भी है। किसी एक बॉडी के लिए तो हाँ सही में वो प्रैक्टिकली है, बट 2-3 बॉडी के लिए एक तरीके से नहीं, असली में नहीं एग्जिस्ट करता है। हम बस मानते हैं कि वहाँ पे होगा, इसलिए हमने डेफिनेशन में भी अज्यूम्ड वर्ड का यूज़ किया है। अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। इट कैन बी अज्यूम्ड। और अज्यूम कैसे करते हैं हम, जो बाद में एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे सेंटर ऑफ मास का, उसमें हमें पता चल जाएगा। फिर एक और चीज़ यहाँ पे आप कह सकते हो कि इट इज़ फ्रेम डिपेंडेंट। ये फ्रेम डिपेंडेंट है। फ्रेम डिपेंडेंट क्यों है? फ्रेम डिपेंडेंट क्यों है, वैसे तो आपका आइडिया लग ही गया होगा। अगर यहाँ पे समझ लो कोई ऐसे करके m1 मास है और ये कोई m2 मास है, और हमें ये पता है कि m2 बड़ा है m1 से, तो यहाँ आप लॉजिक से ही कह सकते हो कि इनका सेंटर ऑफ मास थोड़ा m2 के ऐसे पास आ गया होगा, मतलब m2 से थोड़ा पास होगा, m1 के मुकाबले ये m2 के थोड़ा नियर बाई होगा। तो यहाँ पे कहीं पे मान लो कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों का लाई करता है। हमने अभी कोई एक्सप्रेशन डिराइव नहीं किया, मैंने यहाँ पे बोला नहीं है, बट मैं इतना मान के चलता हूँ कि इतना तो आप यार इमेजिन कर ही सकते हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो सेंटर ऑफ मास पे मैकेनिक्स में, तो इतना तो आप अज्यूम कर सकते हो। तो m2 ग्रेटर देन m1 है, तो m2 के थोड़े तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास आप इसके रिस्पेक्ट में अगर निकालो, तो मान लो कि ये यहाँ पे कोई x1 डिस्टेंस पे है, और वहीं पे इसके रिस्पेक्ट में निकालो तो वो डिस्टेंस सेम नहीं रह रही है, इसका पोजीशन बदल जा रहा है। मान लो कि x2 है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि x1 जो है x2 से बड़ा है। तो ये फ्रेम डिपेंडेंट है, मतलब फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है जहाँ से आपको निकालने बोला गया हो वहाँ से इसे निकालना होता है, ठीक है, और जनरली ओरिजिन से निकाला जाता है। आपको अगर ऐसे कोई सिस्टम दिया होगा तो वहाँ पे स्टेटेड होगा कि हाँ भाई तुझे यहाँ से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है या यहाँ से, तो वो कोऑर्डिनेट्स उस हिसाब से वेरी करते हैं, इसलिए ये एक तरीके का फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का तो जनरल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब सेंटर ऑफ मास से ही मिलता जुलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम चीज़ नहीं है, और मैं ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ ये सेम चीज़ नहीं है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम चीज़ नहीं है, बट फॉर स्मॉल पार्टिकल्स जो हम यूजुअली अज्यूम करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स मतलब आप कह सकते हो 100 kg के जो रेंज में आते हैं, 100-200 kg के जो रेंज में आते हैं, उनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे ही लाइक करते हैं। बट अगर आप बहुत लार्ज बॉडी ले लो तो उसके लिए हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज हो जाता है, जिसके वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके लिए मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा, तो चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a body is that point
on which the force of gravity, हाँ, the force of gravity can be considered or assumed to act, can be assumed to act, मतलब उस पॉइंट पे जो है ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। तो छोटे मासेस के लिए तो हर पॉइंट पे ऑलमोस्ट ग्रेविटी की वैल्यू सेम लगती है। अब जैसे ये देखो, ये कोई बॉडी है, तो ठीक है, ये कोई बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, स्क्वायर है। तो इसका आपको पता होगा, अंदाज़ा है कि इसका बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास, डायगनल्स यहाँ से आप बनाओगे तो इनका जो सेंटर होगा, जो यहाँ पे डायगनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे होगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इस पर यही लगता होगा। ठीक है, छोटे बॉडी के लिए ये ट्रू है। लेकिन वहीं पे अगर हम बहुत बड़ी सी बॉडी ले लें, मान लो कि कोई बिल्डिंग ले ली आपने, कोई बिल्डिंग ले ली, तो बिल्डिंग के लिए तो वो मतलब चेंज आ जाएगा ना, थोड़ा ज़्यादा चेंज आ जाएगा। जैसे बिल्डिंग छोड़ो, अर्थ का एग्जांपल ले लो, तो अर्थ का आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हाइट डेप्थ के हिसाब से चेंज होता है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम चीज़ नहीं है, लेकिन फॉर स्मॉल बॉडीज़ वो सेम चीज़ है। तो आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मैं अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको इंट्रोड्यूस नहीं भी करवाता तो आपका काम चल जाता पूरे ये चैप्टर में। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाता तो इजीली आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा के यूज़ कर सकते थे। बट यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मुझे यही बताना था कि वो सेम पॉइंट नहीं होता है, बट फॉर स्मॉल बॉडीज़ इट कैन बी अज्यूम टू बी अ सेम पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट हम अज्यूम कर सकते हैं। बट फॉर लार्जर बॉडीज़ इट इज़ नॉट सेम, क्योंकि हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वेरी करती है। कोई बहुत बड़ा बॉडी हुआ तो, जैसे अर्थ, उसके इक्वेटर पे थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू, और वहीं पे उसके पोल्स पे कम ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आपको पता नहीं, वो बाद में डिस्कस करने की चीज़ है, मुझे यही बताना था। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास मोमेंट, जो कि हमें डिस्कस करना है। तो अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कवर नहीं किए, मतलब स्टेट किए। तो वहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसके बारे में जाना। तो अभी जो है हमें मास मोमेंट के बारे में जानना है। तो मास मोमेंट कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट लोकलाइजेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए ये ज़रूरी है। उससे हम क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। मेनली इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर हम जो एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, यानी कि कैसे भी रैंडमली रखें, मान लो ये कोई पार्टिकल है, मान लो इधर कोई है, इधर कोई है, इधर कोई है, कैसे भी रखा हुआ है, तो उनके सेंटर ऑफ मास को ढूंढने के लिए एक प्रॉपर्टी से हम डिराइव करते हैं, डिराइव नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड प्रॉपर्टी है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मास मोमेंट का हल्का फुल्का आइडिया होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे हल्का फुल्का ही आइडिया दूंगा। तो यहाँ पे सीधा अगर हम पॉइंट पे आए तो ये क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के मास का प्रोडक्ट मास, और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस फ्रेम और ऑब्जर्वर यू कैन से। तो ये भी एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम। तो इससे आपको क्या पता चला, जैसे कि ये मान लो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी रखा है ऑफ मास m1 मास का कोई बॉडी है। मान लो कि हमने ऑरिजिन को अपना
फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है कि सारी ऑब्जर्वेशंस जो हम बॉडीज़ की कर रहे हैं वो हम इसी पॉइंट से कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से अगर हम सारी बॉडीज़ की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, मान लो कि कुछ आर वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे बोला है तो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब सेपरेशन जो होगा वो होगा। यहाँ पे डिस्टेंस का ये मत अर्थ निकाल लेना कि कैसे भी ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो आर वेक्टर है, तो इसके लिए, इस बॉडी के लिए इसका मास मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्या डिफाइन होगा, m1 इंटू आर वेक्टर। तो ये इसका मास मोमेंट होगा। तो अब मास मोमेंट तो आपको आइडिया लग गया होगा क्या चीज़ है। अब अगर यहाँ पे कोई बॉडी होती m2 और इसका होता मान लो कि आर डैश, थोड़ा ये बन गया, ठीक है, इधर है, ये मान लो कि आर डैश वेक्टर होता, तो इसका कैसे डिफाइन करते हैं, m2 आर डैश वेक्टर। तो यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे जो जो पता चला है वो आप यहाँ पे लिख लो, इसके बारे में आपको जो जो आइडिया लग रहा है इसके यूनिट को लेके, इसके डायमेंशन को लेके, वो सब आप नोट कर लो। तो इसका सबसे पहले तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख लो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। फ्रेम डिपेंडेंट है, ये तो फिक्स्ड बात है, अगर रेफरेंस फ्रेम बदल लिया तो मास मोमेंट भी बदल जाएगा। इट इज़ ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। देन यू कैन से इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बहुत इजीली मास का होगा केजी और आर वेक्टर का मीटर, तो केजी मीटर, और इसी से डायमेंशन केजी का मास, मीटर का लेंथ, तो यहाँ पे ये इसका डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे इतना जानना काफ़ी है, ये जानना भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं था। हाँ, डायरेक्शन यहाँ पे पता होना चाहिए। डायरेक्शन आपको पता ही है, जो भी वेक्टर है उसके अलोंग, यानी हम आर वेक्टर के अलोंग होगा डायरेक्शन, अलोंग आर वेक्टर। आर वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा, वही हमारे मास मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये हमें इतना मास मोमेंट के बारे में इतना जानना हमें काफ़ी था। तो अब इसके ही ऊपर बेस्ड एक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और वही मास मोमेंट के बारे में जानना, उसके लिए ही मास मोमेंट के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी था। तो अब हम आते हैं हमारी प्रॉपर्टी पे। तो पहले तो मैं प्रॉपर्टी को स्टेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो पढ़ते ही आपके समझ में आ जाएगी कि प्रॉपर्टी क्या है, फिर भी एक्सप्लेन करना तो मेरा काम ही है। तो प्रॉपर्टी ऐसी है, द सम ऑफ मास मोमेंट्स, सम और समेशन ऑफ मास मोमेंट्स of all particles of a system with respect to it their center of mass is always equals to 0। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मास मोमेंट से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए। और इसका एप्लीकेशन भी बहुत है, पूरे लेसन में इसका एप्लीकेशन होगा, क्वेश्चंस में एप्लीकेशन होगा। और जो हम डिस्क्रीट पार्टिकल्स के, मतलब जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिस्टम होता है, उनके लिए जो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी पता होना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि ये प्रॉपर्टी है क्या। तो मान लो कि ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे ऐसे कैसे भी रैंडमली पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, नीचे भी पड़े हैं ऐसे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही होना चाहिए, नहीं तो कोई मान लेगा, कोई यहाँ से गलत मतलब निकाल लेगा कि हाँ सर इधर बना रहे तो यहाँ पे ही सारे पार्टिकल्स होने चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी एक्स वाई प्लेन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे m3 है,
यहाँ कोई M4 है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इनका सेंटर ऑफ मास मान लो निकाला नहीं अभी हमने निकाला नहीं है, बट मान लो कि इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास है। तो इसके रिस्पेक्ट में इनके मास मोमेंट्स का, सुनो, इसके रिस्पेक्ट में इनके मास मोमेंट्स का जो भी सम होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। मतलब अगर हम अज्यूम कर ले कि ये कोई r1 वेक्टर पे है, यहाँ से ये कोई r4 वेक्टर डिस्टेंस पे है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ओरिजिन से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मास मोमेंट एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये ऑब्जर्वर पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो ये r2 वेक्टर है और ये कोई r3 वेक्टर है। तो इन सब का जो मास मोमेंट्स होगा, अब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इन सब का अगर हम मास मोमेंट्स लिखें तो मास मोमेंट पहले एक एक करके लिखो और उनको जोड़ते जाओ। तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पे एनालिटिकल फॉर्म में यानी कि स्टेटमेंट के फॉर्म में छोड़ के ऐसे करके लिख दिया है। और ये कितने भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 ही पार्टिकल हो, कितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो उन पार्टिकल्स के लिए उनके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मास मोमेंट्स का समेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमेशा एप्लीकेबल है, मतलब इसके एप्लीकेशंस बहुत है इस लेसन में। तो ये आपको अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना, फील तो मैंने दिला ही दी इसकी, आपको ये याद होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है और इसका एक्सप्रेशन भी मैंने यहाँ पे समझाते वक्त यहाँ पे बता दिया है। तो ये तो आप समझ गए ना कि मास मोमेंट्स ऐसा नहीं है कि ओरिजिन से ही लेना है, ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, आप फ्रेम जो रखना चाहो वो आप रख सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया है कि हाँ कोई पर्टिकुलर फ्रेम आपको रखना है तो हाँ उसके रिस्पेक्ट में निकालो, ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं।